चैनल दिशा साइंस क्लासेस पे मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का इस बेहतरीन से क्लास में स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास में हम लोग जीव जगत चैप्टर में हम लोग सजीव और निर्जीव के बारे में समझते हैं। कल के क्लास की अगर हम बात करें तो कल बेसिक क्लास था, इंट्रोडक्शन था, जिसमें आप लोगों ने बायोलॉजी को समझा कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, इस शब्द को किसके द्वारा दिया गया, इसके फादर कौन है, और मेजर अगर हम बात करें कि मुख्य रूप से अगर बायोलॉजी के ब्रांचेज की बात करते हैं, इनके मुख्य शाखाओं की बात करते हैं तो कौन कौन सी शाखाएं हैं और किन किन शाखाओं में क्या क्या आपको पढ़ना होता है, इन सब के बारे में आप लोगों ने जान रखा है ना। हाँ या ना एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। और फिर आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, सभी लोगों का इस बेहतरीन सी क्लास में स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग है जी। मनिका मनिका उसके बाद सुजीत कुमार है, स्टडी अंबेडकर है, प्रिंस कुमार है, उसके बाद मैं बात करूं सोनिया है, बबलू कुमार है, अंजलि है, उज्जवल है हमारे साथ है, उसके बाद हीना कुमारी हमारे साथ है, उसके बाद राहुल कुमार है, सोनू कुमार हमारे साथ है, आदित्य है, एलन बॉय है, जितेंद्र कुमार है, प्रिंस कुमार है, आयुष कुमार है। तो जितने भी बच्चे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोगों का इस बेहतरीन सी क्लास में स्वागत है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा विलंब हुआ है ना, इसके लिए सॉरी। थोड़ा सा आप लोगों को पता होगा कि थोड़ी सी अभी जो है ना सारी चीजें ठीक हो रही है, जो कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा, है ना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक बार जल्दी से बता दीजिए, है ना। अगर मैं बात करूं पिछले क्लास की तो आप लोगों को बेसिक जानकारी हो गया होगा, है ना। ये जो है 11th क्लास की बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर नंबर 1 यानी जीव जगत लिविंग वर्ल्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 2 यानी क्लास नंबर कितना है, 2 है। एक बार बताइएगा आप लोग क्लास नंबर कितना है, तो आप कहते हैं कि क्लास नंबर 2 है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर टैग लाइन क्या है, अब बायोलॉजी हुआ आसान। अब बायोलॉजी हुआ आसान है। कल का जो क्लास था उसमें आप सभी का प्यार बहुत अच्छा मिला और आप सभी के जो कमेंट थे वो मैक्सिमम कमेंट जो है पॉजिटिव थे। इसका मतलब है कि आप लोगों को बायोलॉजी समझ में आ रहा है। आपने 10th क्लास में भी बायोलॉजी पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है 11th क्लास में। क्योंकि वहां से यानी 10th क्लास से थोड़ा सा हट करके आपको 11th क्लास में बायोलॉजी को पढ़ना है, ठीक है। सर पैनल पीडीएफ क्यों नहीं मिला? पैनल पीडीएफ मिल जाएगा जी, मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। हाँ आज आप लोगों को डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें जी, क्लास को शुरू करें। एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, जितने लोग अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं क्लास को प्लीज शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, क्लास को साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, स्टार्ट करें। हाँ सर बिल्कुल स्टार्ट कीजिए ठीक है। आइए सबसे पहले मैं आप लोगों से एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, है ना। एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फिर क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, पूछ लें। एक बार बताइए क्लास सर आप कहाँ से हो? मैं जो है बिहार से हूँ जी, आप कहाँ से हैं एक बार बता दीजिए। सर शेयर कर दिए हैं, धन्यवाद धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप सभी लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया और अपने आप झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या बात है, सारे जो है पीडीएफ डाल दिए गए हैं जी, सारे पीडीएफ डाल दिए गए हैं। आप लोग जो है जा करके एक बार एप्लीकेशन को खोलिए और वहां पर पीडीएफ सेक्शन में जा करके देख लीजिए, सारे पीडीएफ अभी जो है आज ही डाल दिया गया है, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीव विज्ञान के जनक है, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है जीव विज्ञान के जीव जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? जनक कौन है? देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं, है ना। कल अगर आप लोग क्लास किए होंगे तो एकदम आराम से इसका आंसर दे दीजिएगा कि जीव विज्ञान के पिता, है ना, एरिस्टोटल हैं। कौन है? अरस्तु। वाह क्या बात है, सारे लोग आंसर दे रहे हैं और अरस्तु, है ना, यानी एरिस्टोटल। एरिस है, एरिस्टोटल है, ठीक है, एरिस्टोटल। हाँ ठीक है, एरिस्टोटल है।
ठीक है, एरिस्टोटल। क्लियर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं, एक बार, है ना, ध्यान दीजिएगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि जीव विज्ञान जो शब्द है ना, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, यानी बायोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया, ये क्वेश्चन भी बताए थे। बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया, बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द शब्द किसने दिया, बायोलॉजी शब्द किसने किसने दिया, बताइए। बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो आप कहते हैं कि बायोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया जी, देखते हैं। लेमार्क एवं सर आप पैनल पीडीएफ, अच्छा उसकी हम बाद में बात करते हैं, पहले आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ पहले आंसर दीजिए। आप कहते हैं लेमार्क एवं ट्रीविरेनस, कौन, लेमार्क एवं ट्रीविरेनस ने दिया, बहुत अच्छा। लेमार्क, लेमार्क, लेमार्क एवं एवं ट्रीविरेनस, ट्रीविरेनस, ट्रीविरेनस के द्वारा दिया गया, बहुत अच्छा जी। तो ये आप लोग दो क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि बायोलॉजी का जो, अगर हम बात करते हैं, जो कल ही की क्लास में किए थे कि जीव विज्ञान की आधारभूत शाखाएं कितनी हैं, जीव विज्ञान की आधारभूत शाखाएं कितनी हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। लेमार्क और ट्रीविरेनस सभी के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताइए कि जीव विज्ञान की आधारभूत शाखाएं कितनी हैं, कौन कौन सी आधारभूत शाखाएं हैं। तो आप सभी के आंसर आ रहे हैं कि जीव विज्ञान के दो आधारभूत शाखाएं हैं, कितने, दो आधारभूत शाखाएं हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। कितनी शाखाएं हैं, तो आप कहते हैं दो आधारभूत शाखाएं हैं जीव विज्ञान के, है ना। चलिए बहुत अच्छा है। तो थोड़ा नाम दे दीजिए ना आप लोग, और मजा आ जाएगा, नाम दे दीजिए। जीव विज्ञान की आधारभूत शाखाएं की बात करते हैं, जीव, जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की आधारभूत, आधार, आधारभूत, आधारभूत शाखाएं कौन कौन सी है, आधारभूत शाखाएं, शाखाएं हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं जी। तो आप कहते हैं एक हो गया जूलॉजी और दूसरा बॉटनी, हाँ बहुत बढ़िया, जूलॉजी और बॉटनी आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो एक नंबर में आप कहते हैं, है ना, जूलॉजी, यानी कि दो शाखाएं हैं, कितनी, दो शाखाएं हैं, दो शाखाएं हैं। एक आप कहते हैं कि जूलॉजी है ना, एक है जूलॉजी, जूलॉजी है, और दूसरा आप कहते हैं कि दूसरा क्या हो जाएगा, बोटनी हो जाएगा, बोटनी हो जाएगा, बहुत अच्छा। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, है ना जी। जूलॉजी यानी, जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं बताइएगा थोड़ा, जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं जंतु विज्ञान, है ना, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान कहते हैं, बहुत अच्छा। और बोटनी को क्या कहते हैं जी, बोटनी को आप कहते हैं वनस्पति, वनस, वनस्पति विज्ञान, है ना, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। हाँ या ना, आप कहते हैं हाँ सर, बिल्कुल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये बताइए कि अगर मनुष्य, यानी कि हम अपने बारे में अगर अध्ययन करते हैं, यानी मानव शरीर के बारे में जब अध्ययन करना होगा, तो इसमें किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे जी, बोटनी में करेंगे या जूलॉजी में करेंगे, एक बार जल्दी से बता दीजिए। किसमें अध्ययन होगा, मानव शरीर का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे। ठीक है सर, पैनल पीडीएफ नहीं है, अरे बाबू डाल दिया गया है, टेंशन नहीं लीजिए, क्लास कर लीजिए, उसके बाद आप जाके पैनल पीडीएफ खोजिएगा, ठीक है। अभी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं कि अगर गुरुजी, अगर हमें हमें अगर मानव शरीर के बारे में अध्ययन करना होगा तो हम जूलॉजी के अंतर्गत करेंगे, यानी जंतु विज्ञान के अंतर्गत करेंगे, है ना। हाँ सर बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, अगर इन सारे पेड़ पौधों के बारे में अगर अध्ययन करना होगा तो आप किसके अंतर्गत करेंगे। हाँ गुड मॉर्निंग, किसके अंतर्गत करेंगे, एक बार जल्दी से बता दीजिए।
इसमें अगर आप पेड़ पौधा यानी पादपों के बारे में अध्ययन करना होगा तो किसके अंतर्गत आप पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप कहते हैं कि बोटनी, है ना, बॉटनी के अंतर्गत करेंगे, यानी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पादपों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि इसका अगर परिभाषा मांगा जाए तो आप बोलिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, जूलॉजी। और जिसके अंतर्गत हम वनस्पति यानी पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं बॉटनी, है ना, बॉटनी कहते हैं। ठीक है जी, चलते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्लास को आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, जितने बच्चे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं एक बार सारे लोग पूरी ईमानदारी के साथ क्लास को शेयर करें और नोटबुक बना लिए, बिल्कुल नोटबुक तो बनाना ही है आप सभी लोगों को, बिना नोटबुक का काम नहीं चलने वाला है। केवल आप जो स्क्रीन लेकर के बैठने से काम नहीं चलेगा, आपको नोटबुक और पेन ले करके बैठना होगा। और जिस तरह से हम कलम इस बोर्ड पर घिस रहे हैं वैसे आपको भी घिसना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के आप बेहतर कर पाइएगा। जो आप 10th क्लास में किए हैं उससे भी बेहतर आप 11th क्लास में कीजिएगा, और 11th आपका अगर बेस्ट रहा तो 12th निश्चित रूप से बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दीजिए, ठीक है जी। चलते हैं, अब आज की जो टॉपिक है यहाँ पर हम सजीव और निर्जीव की चर्चा करेंगे, है ना। किसकी चर्चा करेंगे, सजीव और निर्जीव की। आप कहते हैं कि सजीव यानी जिसमें जीवन है, जिसमें जान है, और जिसमें जान नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं, है ना। उसी हम सजीव और निर्जीव की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए, पूछ है ठीक है जी, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। आइए आइए थोड़ा सा एक हेडिंग लीजिएगा आप लोग अपने नोटबुक पर, एक बनाइएगा सजीव और निर्जीव, है ना। सजीव और निर्जीव का हेडिंग लीजिएगा जिसमें जीव होता है उसे सजीव कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये बात तो आप लोग पहले से ही पढ़ा पढ़ाया जानते हुए आ रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें कुछ और भी बातें हैं जिसको जानना जरूरी होता है ना। तो हेडिंग डालिएगा सजीव, सजीव एवं, है ना, एवं निर्जीव, है ना, सजीव एवं निर्जीव की चर्चा करेंगे। हाँ सर, ठीक है। अब यहाँ सजीव और निर्जीव में हम लोग सबसे पहले इसमें क्या जानेंगे, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, इस पर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इस पर विचार करते हैं। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, क्या पूछेंगे सर, मैं पूछूंगा कि आप सजीव के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। सजीव, अगर मैं आपसे पूछूं कि सजीव किसे कहते हैं, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर एक हेडिंग बना करके सजीव, है ना, क्या पूछूं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूछूं सजीव, सजीव दोनों को अलग अलग पढ़ना होगा ना जी, हाँ सर दोनों अलग अलग पढ़ना होगा। सजीव की बात करते हैं, सजीव क्या है, सजीव किसे कहते हैं, हाँ एक बार जल्दी से बता दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जो है अलग अलग अपना जो है आंसर दे रहे हैं। सजीव वे है जिसमें श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है ना, और भी जिसमें पोषण होता है, जिसमें जीवन होता है। बहुत सारे बच्चे अपना अपना आंसर दे रहे हैं, है ना, तो सारे लोगों का आंसर ये सही है। मतलब कुल मिलाकर के हम ये कहें कि बाहरी उद्दीपनों को, मतलब अलग अलग प्रकार से इसका आंसर दिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करे, उसके प्रति जो अनुक्रिया दर्शाए, उसी को हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। जैसे बाहरी उद्दीपन का मतलब क्या हुआ कि वातावरण में, इन्वायरमेंटल में जो कुछ प्रतिक्रियाएं हो रही है, उन प्रतिक्रियाओं के प्रति अपना अनुक्रिया जो दर्शाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे क्या, सजीव के नाम से जानते हैं। अब इसके हम लक्षण पे जाएंगे, है ना, इसके हम लक्षण पे जाएंगे। जैसे सजीवों में आप कहिएगा कि वृद्धि होता है, सजीवों में जनन की क्रिया होती है, सजीवों में श्वसन होता है, सजीवों में ग्रोथ होता है, ये तो बता ही दिए। हाँ, सजीवों में और क्या क्या होता है, गति होता है ना। तो ये सारे जो है सजीवों के लक्षण हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या सजीवों के ये जो लक्षण हमने बताया, इस लक्षण के आधार पर उनमें डिफरेंट यानी कि सजीव और निर्जीव का निर्धारण हो सकता है? नहीं, समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। चलिए इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है।
पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, है ना, सजीव किसे कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तब आपको कुछ चीजें समझ में आएगी, है ना। ठीक है, लिखिएगा। सजीव वे है जिसमें, लिखिएगा, सजीव, सजीव वे हैं, सजीव वे हैं जिनमें, जिनमें बाहरी उद्दीपनों को, है ना, जिनमें बाहरी, बाहरी उद्दीपनों को, बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण कर, है ना, बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण कर, ग्रहण कर उसके प्रति, उसके प्रति अणुक्रिया, के प्रति अणुक्रिया दर्शाते हैं, उनके प्रति अणुक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं सजीव, हाँ या ना, ये हो जाते हैं सजीव। क्लियर हुआ, बोलिए, क्लियर हुआ जी, एक बार जल्दी से बता दीजिए, ये हो गए क्या, सजीव। आप कहते हैं ये हो गए सजीव, जी सर, बिल्कुल सजीव आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे अगर सजीवों का हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, विस्तार करने चले, तो आपको पता होगा सजीवों के कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, सजीवों के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, उनके कुछ गुण होते हैं, है ना। उसके कुछ लक्षण होते हैं। अब लक्षण की हम बात करेंगे तो दो तरह के लक्षण आपको दिखाई देंगे, एक तो स्पेशल और एक जनरल। यानी कि हम कहते हैं सजीवों के कौन कौन से विशिष्ट, कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, तो एक सामान्य लक्षण और दूसरे विशिष्ट लक्षण। ठीक है, अब देखिए, समान लक्षण वे होते हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं। अब कहिएगा कि ऐसा कौन सा लक्षण है जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जाता है, आप बताइए। आप थोड़ा सा हमें बताइए कि ऐसे कोई लक्षण है जो सजीव और निर्जीव दोनों में देखने को मिलता है, एक बार बता दीजिए हमको, एक बार जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, सजीवों के लक्षण की बात करते हैं, है ना। हाँ, सजीवों के लक्षण की बात करते हैं, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा सजीवों के, सजीवों के लक्षण, सजीवों के, सजीवों के लक्षण की बात करते हैं। ठीक है, सजीवों के अगर लक्षण की बात करें तो इसमें दो तरह के आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, है ना। कितने तरह के, आप कहते हैं दो तरह के हमको लक्षण इसमें देखने को मिलेंगे। क्लियर, बोलिए हाँ या ना। आप कहते हैं जी सर, दो तरह के लक्षण हमें दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल। अब देखिए, इसमें दो तरह के आपको जो लक्षण दिखाई पड़ेंगे, इसमें से एक होंगे सामान्य, क्या होंगे, एक होंगे सामान्य और दूसरा होगा विशिष्ट। सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण, सर किन्नर है, बहुत बढ़िया। किन्नर जो है, जो सजीव और निर्जीव दोनों के समान लक्षण को दर्शाता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मधुमक्खी वाला भी आपको तो बताए ही थे ना। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, आइए, तो सजीवों के लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इसके दो लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ऐसे आप दो लक्षण कर लीजिए, एक हो जाते हैं सामान्य लक्षण और दूसरे हो जाते हैं विशिष्ट लक्षण। ठीक है, तो नंबर 1 डालिएगा सामान्य लक्षण। ठीक है, नंबर 1 क्या डालिएगा, नंबर 1 सामान्य, सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण। और दूसरा विशिष्ट लक्षण, क्या लिखेगा, दूसरा लिखेगा विशिष्ट लक्षण। ठीक है, विशिष्ट, विशिष्ट लक्षण। ठीक है जी, विशिष्ट लक्षण। अब यहां समझिएगा कि ये जो सामान्य लक्षण है, ये सजीव और निर्जीव, अब निर्जीव का थोड़ा सा परिभाषा आप लोगों को पता होगा कि जिसमें बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, उसके प्रति अनुक्रिया नहीं दर्शाती है, जिसमें श्वसन नहीं होता है, जिसमें मोशन नहीं होता है, गति नहीं होता है, निर्जीव कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों को यह समझ लेना है कि सामान्य लक्षण सजीव और निर्जीव दोनों में होता है, जबकि विशिष्ट लक्षण केवल केवल किसमें, तो सजीवों में पाया जाता है। अब सामान्य लक्षण की बात करते हैं, आप जो है
समान लक्षण की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आएंगे, समान लक्षण में क्या क्या आएंगे, एक बार जल्दी से थोड़ा लिख दीजिएगा आप लोग। समान लक्षण में क्या क्या आएंगे, तो आप कहते हैं कि वृद्धि होगा, है ना, गति होगा ठीक है, वृद्धि होगा, गति होगा और प्रजनन होगा। ठीक है, वृद्धि, समान लक्षण में क्या क्या आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगा, है ना, वृद्धि आ जाएगा, वृद्धि, और क्या आएगा जी, वृद्धि के बाद अगर आप कहें तो आप लिखेंगे गति, है ना, क्या लिखेंगे, गति, और क्या लिखेंगे, प्रजनन, है ना, और क्या लिखेंगे, प्रजनन, प्रजनन। इसको समझना होगा आप लोगों को, इसको आपको समझना होगा, बहुत अच्छे तरह से समझना होगा, अन्यथा सीधे बाउंस कर जाएगा। ठीक है, सीधे बाउंस कर जाएगा। मैंने कहा आपसे, ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा कि सजीव क्या होते हैं, जिसमें बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण कर उनके प्रति अनुक्रिया दर्शाने की क्षमता होती है, सजीव कहलाते हैं। आप इसके अतिरिक्त और भी आप परिभाषा दे सकते हैं सजीवों का, वो अलग बात है। हमको मतलब इससे है कि सजीवों में समान लक्षण और विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, और इसी समान लक्षण और विशिष्ट लक्षण के आधार पर आप सजीव और निर्जीव का बंटवारा करेंगे तुरंत। ठीक है, अब देखिए समान लक्षण क्या होते हैं, समान लक्षण क्या होते हैं, तो बोलिएगा कि ऐसे लक्षण जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं समान लक्षण कहलाते हैं। जैसे वृद्धि हो गया, है ना, गति हो गया, प्रजनन हो गया। अब आप कहिएगा कि गुरुजी कैसे कैसे बातें आप कर रहे हैं, कैसे कैसे बातें आप कर रहे हैं। आप कहते हैं कि समान लक्षण में सजीव और निर्जीव दोनों में ये लक्षण पाया जाता है, तो वृद्धि, क्या निर्जीव में वृद्धि होगा, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा, निर्जीवों में भी वृद्धि होता है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, बता भी रहा हूं। ठीक है, गति यानी मोशन, क्या निर्जीव में भी मोशन होता है, बिल्कुल, निर्जीव और सजीव दोनों में गति होती है। प्रजनन, है ना, प्रजनन सजीव और निर्जीव, है ना, दोनों में क्या होती है, प्रजनन होती है क्या गजब गजब का सवाल बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना है फिलहाल के लिए कि समान लक्षण में वृद्धि, गति और प्रजनन आता है। अब वहीं पे हम बात करें, है ना, वहीं पे बात करें विशिष्ट लक्षण की, विशिष्ट लक्षण की अगर हम बात करें तो विशिष्ट लक्षण में क्या क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो विशिष्ट लक्षण में उपापचयन आता है, क्या आता है, उपापचयन आता है, तो आप लिख लेंगे उपापचयन यानी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें क्या आएगा, उपापचयन, उपापचयन, है ना, उपापचयन यानी मेटाबॉलिज्म, लिख लीजिएगा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म आता है। और इसमें क्या आता है जी, और आप बताइए इसमें क्या आता है, तो आप कहते हैं कि विशिष्ट लक्षण में, है ना, विशिष्ट लक्षण में संवेदनशीलता आता है यानी चेतना आता है। यानी कहने का मतलब है कि जो सजीव होंगे उनमें उपापचयन की क्रिया होगी, और जो सजीव होंगे उनमें चेतना यानी संवेदनशीलता होगी उनमें। ठीक है, तो दूसरा आप लिखेंगे संवेदनशीलता, क्या लिखेंगे, संवेदनशीलता। ठीक है, लिखेंगे संवेदनशीलता या आप लिखेंगे चेतना। ठीक है, क्या लिखेंगे, संवेदनशीलता या चेतना। करने का मतलब तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, मेरा नाम लीजिए मुरारी, चलिए आपका नाम ले लिए जी, क्या दिक्कत है। आगे देखिए हम बात करते हैं कि विशिष्ट लक्षण यानी जिसमें विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं उनमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है ना, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और साथ ही साथ हम बात करें कोशिका द्रव्य के बदले आप जीव द्रव्य डायरेक्टली लिख लीजिएगा, है ना, डायरेक्टली आप जीव द्रव्य लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य लिख लीजिए, जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। और साथ ही साथ हम बात करें कि इसमें कोशिकीय संगठन पाया जाता है, क्या होता है इसमें, इसमें कोशिकीय, लिखिएगा कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन, संगठन संगठन पाया जाता है। तो ये आपको, है ना, ये दो तरह के लक्षण देखने को मिले, समान लक्षण और विशिष्ट लक्षण। समान लक्षण के अंतर्गत है ना वृद्धि, गति, प्रजनन, और विशिष्ट लक्षण के अंतर्गत है मेटाबॉलिज्म, संवेदनशीलता, जीव द्रव्य और कोशिकीय संगठन आते हैं। अब यहां से क्लासिफिकेशन करना है सजीव और निर्जीव का। ठीक है, सजीव और निर्जीव का यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको
क्लासिफिकेशन करना है। अब यह अलग अलग आपसे सवाल पूछा जा सकता है, मतलब कि समान लक्षण क्या है, विशिष्ट लक्षण क्या है। तो क्या आप चाहते हैं कि इन दोनों को अलग अलग करके हम लोग लिख लें? बताइए, क्या आप लोग चाहते हैं कि इन दोनों को अलग अलग करके परिभाषित कर लिया जाए? समान लक्षण किसे कहते हैं, विशिष्ट लक्षण किसे कहते हैं? 2 नंबर नहीं समझे, क्या नहीं समझे? 2 नंबर, केमे का 2 नंबर नहीं समझे, एमए का कि एमए का? बताइए, केमे का 2 नंबर नहीं समझे? यस सर, यस सर, अलग है, यस सर, श्योर, क्या बात है। समान लक्षण को अलग समझ लेते हैं और विशिष्ट लक्षण को अलग समझ लेते हैं, और फिर इन्हीं दोनों के आधार पर हम क्या करेंगे, सजीव और निर्जीव का निर्धारण करके एग्जाम्पल मारते हुए चल जाएंगे, ठीक है। हाँ, और एक एक चीजों को समझेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा। विशिष्ट, अच्छा विशिष्ट समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम एक एक करके फिर से समझा रहे हैं ना। बस आप इतना समझ लीजिए ना, विशिष्ट लक्षण में उपापचयन आता है, संवेदनशीलता आता है, जीव द्रव्य यानी कोशिकीय संगठन। कहने का मतलब है कि ये चारों लक्षण आपको विशिष्ट लक्षण के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, यानी जिस जीव में विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं ये सारे गुण पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है गुण सभी पाए जाते हैं। क्लियर? आइए ना एक एक करके देखते हैं। पहला हेडिंग यहां डाल लीजिएगा आप लोग, समान लक्षण का, ठीक है। आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, समान लक्षण लिख लीजिएगा, सिंपल करेक्टर आप लिखिएगा, ठीक है। लिखिएगा 1 नंबर दे करके समान लक्षण, ठीक है। यहां से थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। आइए, समान लक्षण 1 नंबर डालिएगा और लिखिएगा समान समान लक्षण, ठीक है। चलिए, समान लक्षण किसे कहते हैं? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि समान लक्षण किसे कहते हैं ठीक है, समान लक्षण किसे कहते हैं बताइए। तो आप लोग बोलिएगा कि गुरुजी समान लक्षण को तो अभी आपने एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन उसको परिभाषित नहीं कर पाए थे हम लोग, है ना। तो बोलिएगा ठीक है, बोलिएगा आप लोग कि वैसे लक्षण जो सजीवों में पाए जाते हैं, है ना, जो वैसे लक्षण जो प्रायः सजीवों में पाए जाते हैं। अब यहाँ एक वर्ड जो है आपको थोड़ा सा बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। प्रायः, प्रायः वाला जो है उसको छोड़ना नहीं है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। देखिए, कहे कहने का मतलब है कि ऐसे लक्षण जो प्रायः सजीवों में पाए जाते हैं उसको हम समान लक्षण कहते हैं। ये प्रायः जो वर्ड है ना, ये दर्शाता है कि जरूरी नहीं है कि ये लक्षण केवल सजीवों में ही पाए जाते हैं, हो सकता है कि ये लक्षण निर्जीव में भी देखने को मिलेंगे। ऐसे लक्षण को ही हम क्या कहते हैं, समान लक्षण के नाम से जानते हैं, यानी विशिष्ट है ना। तो बोलिएगा आप लोग ऐसे लक्षण, लिखिएगा आप लोग ऐसे ऐसे लक्षण, ऐसे लक्षण जो है ना, ऐसे लक्षण जो प्रायः प्रायः सजीवों में, प्रायः सजीवों में पाए जाते हैं, प्रायः सजीवों में पाए पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, है ना, समान लक्षण कहलाते हैं। समान समान लक्षण, समान लक्षण कहलाते हैं, ठीक है जी। समान लक्षण, समान लक्षण कहलाते हैं। क्लियर हुआ? समान लक्षण कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड जो है आपको सारा जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए काफी है ना। क्या है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने देखा प्रायः, है ना, ये प्रायः जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है प्रायः, क्योंकि ये आपको ये दिखाता है कि जरूरी नहीं है कि ये जो गुण है केवल केवल सजीवों में पाया जाता है, यह किसी निर्जीव में भी देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। अभी आपके एग्जाम्पल दिए थे, उदाहरण इसका दिए थे, है ना जी। अगर हम इसका उदाहरण ले, उदाहरण ले तो उदाहरण में आपने क्या क्या देखा? आपने देखा कि समान लक्षण के अंतर्गत वृद्धि आता है ना, क्या आता है? वृद्धि आता है। और इसके अंतर्गत और क्या आता है? अभी आप लोगों ने देखा। और क्या आता है जी, बताइए जल्दी से। तो आप कहते हैं प्रजनन आता है, और मोशन आता है, मूवमेंट आता है, मूवमेंट कह सकते हैं यानी गति, ठीक है। और भी आप कह सकते हैं कि इसी के अंतर्गत जो है प्रजनन आता है,
जनन आता है। तो कहने का मतलब यह है, ये समझिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए चीज़ों को समझने में, है ना। तो कहते हैं कि समान लक्षण, ऐसे लक्षण जो प्रायः सजीवों में पाए जाते हैं समान लक्षण कहलाते हैं, जैसे वृद्धि, गति, प्रजनन। यानी कि ये जो आपके गुण देखने को मिल रहे हैं, ये सजीव के अतिरिक्त निर्जीव में भी देखने को मिल सकते हैं, जो प्रायः डिफाइन करता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर हुआ जी? ये समझ में आया नहीं आया, एक बार जल्दी से बता दीजिए। अगर ये आपको समान लक्षण समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, और फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और विशिष्ट लक्षण को समझते हैं। ठीक है, चलिए एक बार बताइए जल्दी से, एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए। यस सर, क्लियर है सर, समान लक्षण हमको समझ में आ गया। हाँ, अब विशिष्ट लक्षण की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब जो है आप लोग 2 नंबर डालिएगा, विशिष्ट लक्षण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे जी? हम बात करेंगे विशिष्ट लक्षण की, है ना। हाँ जी बिल्कुल, आइए तो 2 नंबर डालिएगा यहाँ पे और लिखिएगा विशिष्ट लक्षण। 2 नंबर डाल के, 2 नंबर डाल के लिखिएगा विशिष्ट, विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण। ठीक है, यानी स्पेशल कैरेक्टर की बात करते हैं हम। ठीक है, विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? ठीक है, तो बोलिएगा ऐसे लक्षण है ना, ऐसे लक्षण जो सजीव एवं निर्जीव, सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण करते हैं, है ना। सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण करते हैं, अर्थात उनमें विभेद करते हैं, उनमें अलगाव करते हैं, है ना। अलगाव करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विशिष्ट लक्षण के नाम से जानते हैं। यानी जिस लक्षण के आधार पर आप सजीव और निर्जीव का निर्धारण करते हैं या उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट लक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिखा जाएगा जी? बोलिए, लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? एक बार बता दीजिए हमको, है ना। बता दीजिए अब आप हमको कि वैसे लक्षण जो सजीव एवं निर्जीव में अंतर या विभेद करते हैं, ठीक है, अंतर या विभेद करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट लक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, बोलिए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट लक्षण के नाम से जानते हैं। आइए लिख लीजिएगा, ऐसे लक्षण या वैसे लक्षण, वैसे लक्षण जो सजीव एवं, सजीव एवं, सजीव एवं निर्जीव, है ना, सजीव एवं निर्जीव, सजीव एवं निर्जीव, सजीव एवं निर्जीव में अंतर, सजीव एवं निर्जीव में अंतर, है ना, सजीव एवं निर्जीव में अंतर या विभेद, है ना, विभेद करते हैं, सजीव या निर्जीव में विभेद करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट लक्षण कहते हैं। अर्थात थोड़ा सा और भी लिखेंगे, है ना, अर्थात, अर्थात ऐसे लक्षण, थोड़ा सा और लिख के जाइए, ऐसे लक्षण, अर्थात ऐसे लक्षण, ऐसे लक्षण जिसके द्वारा, है ना, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, द्वारा सजीव एवं, सजीव एवं, सजीव एवं निर्जीव, है ना, सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण, का निर्धारण होता है, निर्धारण, सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण होता है, निर्धारण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट लक्षण, है ना, निर्धारण होता है, विशिष्ट लक्षण कहलाता है, विशिष्ट लक्षण, लक्षण कहलाता है, कहलाता है। क्लियर है? बोलिए, सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण होता है, क्या कहलाता है? विशिष्ट लक्षण कहलाता है। आया समझ में? अब देखिए, अब यहां से सवाल पूछा जाए आपसे, अगर यहां से मैं आपसे सवाल पूछ लूं, क्वेश्चन मैं पूछ लूं, है ना, सीधे तौर पे अगर क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ क्वेश्चन पूछूं कि सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है ना, यानी क्वेश्चन हो जाएगा सजीव, सजीव एवं, सजीव एवं निर्जीव, सजीव एवं निर्जीव, निर्जीव का निर्धारण,
निर्धारण निर्धारण होता है, सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण होता है। और यहाँ ऑप्शन रहेगा, है ना, यहाँ ऑप्शन रहेगा चार गो ऑप्शन रहेगा, यानी समान लक्षण, विशिष्ट लक्षण, है ना, समान लक्षण और विशिष्ट लक्षण दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सीधे बोलिएगा सजीव में वृद्धि कैसे होगी और निर्जीव में वृद्धि कैसे होगी। सजीव में वृद्धि को तो आप आराम से समझ लीजिएगा, हम लोग इतने छोटे छोटे थे तो हम लोग बड़े हो गए, तो ये क्या है, वृद्धि ही तो है। कोई पादप है, आप छोटा छोटा पादप है, कुछ समय बाद जो है वह पादप बड़ा हो जाता है, तो वृद्धि ही है, वो ग्रोथ है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि निर्जीव में वृद्धि कैसे होगी। ये सवाल पूछने वाली है, ये सवाल पूछने वाली नहीं है कि सजीव में वृद्धि कैसे होती है, ठीक है। ये आप पूछ सकते हैं कि निर्जीव में वृद्धि कैसे होती है, इसको समझना बहुत मतलब है ना, थोड़ा सा क्लियर। सॉरी, निर्जीव में कैसे होगी, हाँ 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 समझ गए, हमको पता है कि आपके मन में क्या चल रहे हैं, ठीक है। और आप जो है कहाँ सवाल पूछिएगा हमको पहले से पता है ठीक है, बताते हैं, उसको भी बताते हैं कि निर्जीव में वृद्धि कैसे होती है। पहले इसका आंसर दीजिए, सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण होता है किसके द्वारा, तो आप कहिएगा विशिष्ट लक्षण के द्वारा। किसके द्वारा, आप कहिएगा कि विशिष्ट लक्षण के द्वारा होती है। आंसर क्या लिखिएगा, आंसर लिखिएगा, आंसर लिखिएगा विशिष्ट, है ना, विशिष्ट, विशिष्ट लक्षण के आधार पर, विशिष्ट लक्षण के आधार पर, विशिष्ट लक्षण के आधार पर। हो गया, बोलिए, क्लियर हुआ। विशिष्ट लक्षण के आधार पर सजीव और निर्जीव का निर्धारण होता है। तो ये आप लोगों ने दोनों समझ लिया कि समान लक्षण और विशिष्ट लक्षण, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बोलिए, क्लियर हुआ। बोलिए जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, यस सर क्लियर हो गया तो, है ना। और आपको जो जहां पर कंफ्यूजन दिख रहा है ना, उसको हम दूर कर देते हैं, है ना। यही चीज आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ पर वृद्धि जो है कैसे होगी, है ना, वृद्धि कैसे होगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना देते हैं, है ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन बना देते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। सारी चीजें क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। एक क्वेश्चन बना के चलते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा कि वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये समान लक्षण है, ठीक है। विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये क्या है, समान लक्षण है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वृद्धि सजीवों का समान लक्षण माना जाता है, विशिष्ट लक्षण नहीं माना जाता है, ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों सर बोरिंग क्लास लग रहा है, कोई बात नहीं बाबू, ठीक है। बोरिंग क्लास लग रहा है, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, ठीक है। आप जो है आप जो है पहले पढ़ाई कीजिए, है ना, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्लास जब एग्जाम में बैठिएगा तो आपको लगेगा कि कुछ भी बोरिंग नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था, ठीक है। आइए सर, यूपी क्या पूछ रहे हैं आप, क्या क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया था। आइए क्वेश्चन बना लेते हैं। वृद्धि बताइए कौन सा लक्षण है, समान लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है, बताइएगा आप लोग। वृद्धि जीवों का समान लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है, एक बार जल्दी से थोड़ा हमें बता दीजिएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया कि वृद्धि समान लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है, बताएंगे हमको कौन सा लक्षण है, समान लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है। तो आप कहते हैं कि समान लक्षण है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसको विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं कहा गया, ठीक है, इसे विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं कहा गया, यानी वृद्धि सजीवों का समान लक्षण माना जाता है, विशिष्ट क्यों नहीं, ठीक है। आइए इसको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। वृद्धि वृद्धि सजीवों का समान लक्षण
समान लक्षण माना जाता है। समान लक्षण माना माना जाता है। माना जाता है, विशिष्ट क्यों नहीं। ठीक है, माना जाता है, विशिष्ट विशिष्ट क्यों नहीं। विशिष्ट क्यों नहीं। आ रहा है मन में कुछ, कुछ मन में आ रहा है कोई आइडिया है। सामान्य लक्षण है तो विशिष्ट क्यों नहीं है, कोई आइडिया आ रहा है आपके मन में। हाँ सर आ रहा है बताइए, कोई आइडिया बताइए, है ना। तो अभी हमने आपको बताया कि समान लक्षण किसको कहेंगे, जो सजीव के साथ साथ निर्जीव में भी देखने को मिलेंगे, उसी को हम समान लक्षण के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वृद्धि सजीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी होती है। निर्जीवों में भी होती है। यही कारण है कि वृद्धि के आधार पर सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसलिए सजीवों को असजीव इसलिए वृद्धि को सजीवों का समान लक्षण माना जाता है। नहीं आया समझ में। आइए एक बार और समझते हैं। मैंने कहा कि ये जो वृद्धि है, वृद्धि सजीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी पाया जाता है। ठीक है, जिसके आधार पर हम सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इसको हम समान लक्षण मानते हैं, विशिष्ट लक्षण नहीं मानते। ठीक है, क्लियर है। हाँ हाँ बहुत अच्छा, नितेश कुमार आंसर दे रहे हैं। ठीक है, नितेश कुमार आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। आइए लिखिएगा इसका आंसर, आंसर लिखिएगा आप लोग, फिर इसको डायग्राम में भी आपको समझाते हैं। लिखिएगा सजीव वृद्धि सजीवों के साथ साथ, बहुत अच्छा लिखिएगा, वृद्धि वृद्धि सजीवों के साथ साथ, सजीवों के साथ साथ, सजीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी, निर्जीवों में भी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अतः इसके आधार पर, अतः इसके आधार पर, आधार पर सजीव एवं, सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण, निर्जीव का निर्धारण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अतः वृद्धि, अतः वृद्धि सजीवों का समान लक्षण है। विशिष्ट नहीं, सजीवों का समान लक्षण है, विशिष्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर है। सजीवों का समान लक्षण है, विशिष्ट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि आखिर इसको कैसे जो है वृद्धि सजीवों के साथ साथ निर्जीव में देखने को मिलता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र में सैर कराने के लिए, घुमाने के लिए। ठीक है, अब रेत के टीले का एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके द्वारा हम समझते हैं कि सजीवों के साथ साथ निर्जीव में भी क्या होती है, वृद्धि देखने को हमको मिलती है। हाँ या ना बोलिए। तो एक बार आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा पहले। ठीक है, इसको पहले आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, है ना। नोट कर लिए होंगे, जल्दी बता दीजिए। नोट हो गया जी, जल्दी से बोलिए। नोट कर लिए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए।
चलिए ठीक है। चलिए आइए। नोट हुआ जी? आइए ठीक है जी। चलिए इसको आगे थोड़ा सा लेते हैं, यहाँ पे रेत का टीला बनाते हैं और फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए। अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण के लिए हम एग्जाम्पल लीजिए सर, विथ एग्जाम्पल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, एग्जाम्पल हम लेते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। आइए उदाहरण के लिए आप चलेंगे रेत का टीला, है ना। समझिए इसमें वृद्धि कैसे होती है। उदाहरण के लिए हम लिखेंगे, उदाहरण रेत का टीला, है ना, रेत का टीला लिखिएगा। आप लोग भी मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा, रेत का टीला देखे होंगे आप लोग, है ना, रेत का टीला, है ना। ये रेगिस्तानी क्षेत्र में आपको रेत का टीला देखने को मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे समझिएगा, है ना, कि रेगिस्तानी क्षेत्र में ये कैसे वृद्धि करते हैं। अब मैं कहूं कि यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये समतल जगह है, ये क्या है, ये जो है मान लीजिए कि ये भूमि है, हाँ या ना। आप कहते हैं यस सर, ये भूमि है, और यहाँ पर हमने आपको ये रेगिस्तानी क्षेत्र दिखा दिया। रेत का टीला यानी रेगिस्तान होगा, रेगिस्तान, रेगिस्तान है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, हाँ या ना। हाँ आप कहते हैं यस सर, है ना, रेत का टीला रेगिस्तानी क्षेत्र में रेत का टीला होगा। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि रेत का टीला जब रेगिस्तान क्षेत्र में रेत का टीला, जब हवाएं बहेगी, जब हवाएं चलती है, जैसे मान लीजिए कि इधर हमने क्या किया, ये लिख दिया हवाएं, है ना। जब हवाएं चलती है, जब हवाएं चलती है तो ये रेत जो होते हैं, यहाँ पर क्या है, रेत है। रेत समझ रहे हैं ना जी, रेत समझ रहे होंगे, बालू, है ना। तो ये जो रेत है ना, यहाँ से क्या करेंगे, मूव करेंगे, यानी यहाँ से ये उड़ेंगे, और उड़ करके ये रेत का, है ना, जो टीला है वो आ करके यहाँ पर क्या होगा, एकत्रित हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये एकत्रित हो जाएगा, यानी यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो आपने ये क्या देखा, आपने ये देखा कि जब, है ना, ये क्या है, तो आप कहते हैं रेत है ना, ये क्या है, रेत है, रेत है ना। यही रेत जब है यहाँ से उड़ करके ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है क्या कर रहा है कि एक टीला बना रहा है, जमा होकर के, एकत्रित होकर के। तो हमने यहाँ पे देखा क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वृद्धि सजीव और निर्जीव, यानी रेत में भी आपको वृद्धि देखने को मिली। ठीक है, हाँ, इसे वृद्धि नहीं कह सकते हैं, इसको जमाव कह सकते हैं। अरे तो यहाँ पे वृद्धि हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, वृद्धि हुआ, हाँ, कि रेत जो है यहाँ से है, हवाएं चली, उस रेत को क्या की, इसको वहां से हवा के द्वारा जो है ला करके और दूसरे जगह जमा कर दी, और इस जो टीला है, इस टीला में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, है ना। इसमें क्या हो गया, तो वृद्धि हो गया। और मानव में भी ऐसा देखने को मिलता है ना। मानव में भी छोटा है और उसमें ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है, फिर वो बड़ा होता है, परिपक्वन होता है, मैच्योर होता है। पादप में भी देखने को मिलता। तो कहने का मतलब है कि ये जो वृद्धि है सजीव और निर्जीव दोनों में देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम समान लक्षण कहते हैं, विशिष्ट लक्षण नहीं कह सकते हैं। अर्थात इसके आधार पर हम सजीव और निर्जीव का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके आधार पर हम सजीव और निर्जीव का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। एक बात इसमें आपको ध्यान ध्यान देना होगा ठीक है, कि जो सजीव में प्रजनन कैसे होता है उसकी भी चर्चा करेंगे, रुक जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि जो सजीव होते हैं, है ना, उनमें जो वृद्धि होती है वह आंतरिक होती है। कैसी होती है, आंतरिक होती है। यानी सजीव एवं निर्जीव की वृद्धि की बात करें तो सजीवों में आंतरिक वृद्धि कोशिकीय विभाजन से होती है ना। और जबकि अगर हम निर्जीव की बात करें तो उनमें बाह्य बाह्य वृद्धि होती है और सतही वृद्धि होती है, यानी सतह से वृद्धि होती है। ये बात आपको यहाँ पे नोट डाउन करना होगा। ठीक है,
इसको आपको नोट में दे करके लिख लेना होगा, इसको तो इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, नोट जगह नहीं है ना, इसलिए हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। इसी पे अट जाएगा, छोटा कर दे इसको ना जी ना, फिर आपको नहीं दिखेगा। अगले स्लाइड पर लिख देते हैं, ठीक है। अगले स्लाइड पर नोट दे करके लिख लीजिएगा। पहाड़ सजीव है या निर्जीव, गजब बात करते हैं। चलिए यहाँ पर नोट दे करके लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग नोट दे करके लिखिएगा, है ना। लिखिएगा सजीव एवं निर्जीव में, सजीवों में सजीव एवं निर्जीव में, है ना, लिखिएगा सजीव एवं निर्जीव की वृद्धि में, सजीव एवं निर्जीव की, सजीव एवं निर्जीव की वृद्धि में यही अंतर है, डिफरेंट है, यही अंतर है कि, है ना, कि सजीव, ध्यान दीजिएगा, यही अंतर है कि सजीव आंतरिक कोशिकीय, है ना, क्या, सजीव आंतरिक आंतरिक आंतरिक, है ना, आंतरिक कोशिकीय वृद्धि, आंतरिक कोशिकीय वृद्धि करते हैं, आंतरिक कोशिकीय वृद्धि करते हैं, है ना। क्या करते हैं, आंतरिक वृद्धि कोशिकीय विभाजन द्वारा होता है, वैसे भी लिख सकते हैं, है ना। आंतरिक वृद्धि, यहां से लिखिएगा आंतरिक वृद्धि कोशिकीय विभाजन, है ना, कोशिकीय विभाजन द्वारा करते हैं, कोशिकीय विभाजन द्वारा करते हैं, जबकि करते हैं, जबकि ध्यान दीजिएगा, जबकि निर्जीव, निर्जीवों में लिख लीजिएगा, जबकि निर्जीवों में बाह्य या बाहरी, जो भी लिखना हो, बाह्य सतही वृद्धि होती है। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, बाह्य सतही वृद्धि होती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, बोलिए जल्दी से, है ना। यानी जो सजीव होते हैं वे आंतरिक वृद्धि करते हैं, किस आधार पे, आप कहते हैं कि कोशिकीय विभाजन के आधार पर करते हैं, जबकि जो निर्जीव होते हैं वह सतही वृद्धि करते हैं, यानी उनके सतह पर जो जमाव होता है, उस जमाव के कारण उसमें वृद्धि होता है, जबकि सजीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? क्लियर हुआ जी? बोलिए, ये लिखा गया, एक बार बता दीजिए जल्दी से, ये लिखा गया? हाँ, ये लिखाया नहीं लिखाया, एक बार जल्दी से बता दीजिए। हाँ, यस सर लिखा गया, ठीक है। चलिए आइए, अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना। और इसके बाद अगर एक क्वेश्चन बनाया जाए, अगर एक क्वेश्चन लिया जाए, तो आप से अगर पूछा जाए डायरेक्टली कि गति यानी मूवमेंट, है ना, किसकी बात करते हैं हम, गति की बात करते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए गति सजीवों का, है ना, गति यानी मूवमेंट, मूवमेंट सजीवों का सामान्य लक्षण है या विशिष्ट लक्षण, ठीक है। गति सजीवों का समान लक्षण है या विशिष्ट लक्षण, बताइए। सजीवों का समान लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है, तो आप कहते हैं कि ये जो गति होता है सजीवों का समान लक्षण होता है।
समान लक्षण किसको कहते हैं? जो सजीव और निर्जीव में भी देखने को मिलते हैं, समान लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो गति जो होता है सजीवों का समान लक्षण कहलाता है। क्यों समान लक्षण कहलाता है? क्योंकि जो गति होता है वह सजीव और निर्जीव दोनों में देखने को मिलता है, इसलिए यह समान लक्षण होता है। गति क्या होता है? गति क्या होता है? तो बोलिएगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना या स्थानांतरण गति कहलाता है, और गति जो है सजीव और निर्जीव दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इस बात को लिख लिया जाए, है ना। लिखिएगा एक जगह से एक जगह से दूसरे जगह, है ना, एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह आना जाना, है ना, आना जाना या स्थानांतरण या स्थानांतरण, है ना, या स्थानांतरण की क्रिया की स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है? गति कहलाती है। गति कहलाती, ठीक है, स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है? गति कहलाती है। ठीक है, हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अभी जो आप लोगों को उदाहरण बताए थे रेत वाला, उदाहरण में लिख लीजिएगा। जैसे रेत के सॉरी हम बोलिएगा कि रेत के टीले का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना, ये जो है आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, लिखिएगा रेत के टीले का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होना। ठीक है, दूसरे जगह स्थानांतरित, बस ये रही बात। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलिए, क्लियर हुआ जी? बताइए जल्दी से। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, ठीक है, और कल के क्लास में आप लोग देखेंगे। अभी आप लोग समान लक्षण में दो चीजें समझ लिए कि एक तो आपने देखा वृद्धि और दूसरा आपने देखा क्या? गति। और कल के क्लास में हम लोग प्रजनन देखेंगे, यानी रिप्रोडक्शन देखेंगे कि रिप्रोडक्शन सजीवों के समान लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसको हम लोग कल जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब जो है आप लोग के जो भी डाउट है ना, जो भी आप लोग के डाउट हैं वो एक बार जल्दी से आप लोग पूछ लीजिए, है ना। बीच बीच में आप लोग क्या करते हैं ना, बीच बीच में आप लोग एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन डालते रहते हैं। अब आप बताइए कि, और उसी में कुछ बच्चे गुस्सा भी हो जाते हैं हमसे कहते हैं कि आप मेरा कमेंट नहीं देखते हैं और आप जो है केवल पढ़ाने में लगे हुए हैं, रोबोट बन गए हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, सिलेबस बहुत लंबा है, आपको भी पता है कि 22 चैप्टर है, और है ना, जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे एकदम आराम आराम से, हुल्ले 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 हुल्ले, तो वैसे हम करेंगे तो नहीं खत्म होगा। 22 चैप्टर का मतलब समझ रहे हैं कि एक ग्रंथ है ना, एक ग्रंथ है, समुंदर की तरह आपका सिलेबस है, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसके लिए हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, हमें आपको हमको आपको क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको मेरे साथ साथ उतना फास्ट चलना पड़ेगा जितना फास्ट हम चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, पीछे थोड़ा सा कम घूमिए, थोड़ा सा अपना भी एफर्ट लगाइए और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा आप बुक देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि निर्जीव कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो थोड़ा सा आप लोग भी रीड करने का प्रयास कीजिए, लाइन बाय लाइन रीडिंग कीजिए। ठीक है, ऐसे ना हो पाएगा। ठीक है, हाँ, गुस्सा नहीं करते हैं जी, हम तो गुस्सा नहीं करते हैं। वृद्धि कैसे होता है आपको बताया है, थोड़ा सा आप एनसीईआरटी का बुक जाके देख लीजिएगा, रेत का टिल्ला आपको वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां चित्र के माध्यम से आपको देखने को मिले। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है।
उपापचय क्रिया क्या होती है? उपापचय क्रिया जो हम विशिष्ट लक्षण में बताएंगे, अभी समान लक्षण चल रहे हैं। समान लक्षण में दो पढ़ लिए, वृद्धि और गति। कल हम लोग प्रजनन पढ़ेंगे, विशिष्ट वाला आएगा तो वहां पढ़ेंगे। मतलब यही है कि हंसुआ के ब्याह में हंसुआ का गीत होगा और खुरपी के ब्याह में खुरपी का। ऐसा नहीं कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जहां का टॉपिक है वहीं पे हम लोग कंप्लीट करेंगे तो सिलेबस जल्दी खत्म होगा। ठीक है, हाँ, क्लियर। अच्छा, बुक नहीं है तो ले लीजिएगा बुक, ठीक है, हाँ बुक ले लीजिएगा। ठीक है, मिल जाएगा आप लोगों को, पीडीएफ मिल जाएगा। अभी तो बताए निर्जीव में वृद्धि कैसे होता है, अभी तो बताए। हाँ हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा, पिछला क्लास का टोटल पीडीएफ डाल दिया गया है और ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ मिल जाएगा जी, ठीक है। जीव द्रव्य क्या होता है? अरे बारे, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से हम साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो लेते हैं आप सभी लोग से विदा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट आप जरूर दीजिएगा। जितने बच्चे इस वक्त लाइव हैं तो क्लास जैसे खत्म होगा अपना जो है रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जा करके कि क्लास आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं मस्त लगा होगा। और आपके जो भी डाउट है, इशू है, आप एक बार जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट की। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है नोटबुक आप ले लीजिएगा और साथ ही साथ फेयर करते चलिएगा। ठीक है, बाद में फेयर करने वाला काम नहीं होगा क्योंकि क्लास फास्ट चलेगा, आप सभी को पता है। सिलेबस समुंदर की तरह है लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है। चीज़ों को समझते चलना है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, आप कॉल कर लीजिए, उसके लिए आप जो नंबर है ऑफिस का नंबर यहाँ दे देते हैं, है ना। यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देते हैं, मोबाइल नंबर देते हैं 77 77 00 87 94 53 94 53, ये नंबर है ना। यहाँ कॉल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कॉल कर लीजिए। ठीक है, तो बुक कौन सा ले? एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए आप। एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए। ठीक है, ऐप पर क्लास कब होगी? ये चैप्टर जैसे समाप्त होगा क्लास ऐप पर चली जाएगी। ठीक है, कठिन लगता है लेकिन कठिन नहीं होगा। ठीक है, हाँ कठिन आपको लगता है बट 11th क्लास का जो बायोलॉजी है इसका टर्म थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वही थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा। बाकी जो है चीज़ें आसान हो जाएगी। 12th क्लास में आप जाइएगा एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा आप लोग, है ना। रोज क्लास आप कीजिएगा, लाइव क्लास से जुड़िएगा, है ना, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। इतने समय तक आप हमसे जुड़े रहे।